हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बात करेंगे एंडोमेट्रियोसिस के बारे में। एक मेजर डेवलपमेंट यहाँ पे होती हुई हमको नज़र आ रही है। बहुत बार अपने हाई प्रोफाइल केसेस में भी इसके बारे में सुना होगा। एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है, महिलाएं क्यों इससे सफ़र करती हैं और ये नॉन इन्वेसिव टेस्ट क्या है। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। नाउ सी, अभी तक अगर किसी को एंडोमेट्रियोसिस होता था, अगर हमको ये जानना है, डायग्नोज करना है। डायग्नोज करना क्या होता है? जब हम किसी बीमारी का पता लगाते हैं कि अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही है, किसी इंसान को, तो वो किस वजह से हो रही है, उसका डायग्नोसिस करते हैं। तो कुछ आपके टेस्ट तो डायग्नोज हो जाते हैं, आप ब्लड टेस्ट कराएंगे, यूरिन टेस्ट कराएंगे, स्टूल टेस्ट कराएंगे। लेकिन कुछ टेस्ट में क्या होता है कि आपकी बॉडी में इन्वेजन करना पड़ता है, काइंड ऑफ माइनर सी सर्जरी भी करनी पड़ सकती है टू नो कि ये बीमारी है या नहीं, राइट? जो थोड़ा पेनफुल होता है पेशेंट्स के लिए। और यहाँ पे मेजर डेवलपमेंट ये है कि एंडोमेट्रियोसिस अभी तक हमको नहीं मालूम चलता था अदरवाइज, तो हमको एक इन्वेसिव टेस्ट करना पड़ता था। तो वी वर वेटिंग फॉर लॉन्ग कि कोई नॉन इन्वेसिव टेस्ट आए जो पेशेंट्स के लिए, लोगों के लिए कम पेनफुल हो। सो वो एक मेजर डेवलपमेंट होती हुई हमको नजर आती है। तो एंडोमेट्रियोसिस थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, फीमेल, दिस इज अ डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है कि जो आपकी यूट्रस की लाइनिंग है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में यूट्रस की लाइनिंग होती है, उससे मिलता जुलता टिश्यू जो है उसके ऊपर ग्रो करने लगता है, यूट्रीन कैविटी के बाहर ग्रो करने लग जाता है। इस कंडीशन को हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। इसके स्टैटिस्टिक्स अगर आप देखेंगे तो 10 में से एक इंसान जो है, एक महिला जो है, वो इससे सफ़र कर रही है एंडोमेट्रियोसिस से। और कई बार इसके सिम्टम्स सामने आते आते 7 साल भी लग जाते हैं कि हम फाइनली उन पेशेंट को पता चले कि वो एंडोमेट्रियोसिस से सफ़र कर रहा है। ये हेल्दी यूट्रस है, देखिए बिल्कुल हेल्दी है, फेलोपियन ट्यूब्स हैं, ये फिम्ब्रे है, ओवरी है, यूट्रस है। तो दिस इज द हेल्दी पार्ट। यहाँ पे आप देखिए, ये ग्रोथ है टिश्यू की, ग्रोथ है टिश्यू की ग्रोथ है। अगेन यू कैन सी, सो दिस इज एंडोमेट्रियोसिस की नॉर्मल आपको एक्स्ट्रा ग्रोथ नजर नहीं आ रही नॉर्मल यूट्रस पे। लेकिन आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जिसमें सिमिलर सेल्स, इस टिश्यू से मिलते जुलते सेल्स जो हैं वो ग्रो कर रहे हैं आउटसाइड द यूट्रीन कैविटी। तो ये एंडोमेट्रियोसिस है। कोई भी अनवांटेड ग्रोथ अगर बॉडी में होती है, वो बॉडी के फंक्शंस को, नॉर्मल फंक्शंस को खराब करती है, हॉल्ट करती है, रोकती है, पेन देती है। तो सिम्टम्स क्या रहते हैं एंडोमेट्रियोसिस के? कि जो महिलाओं में पीरियड्स आते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, वो पेनफुल हो जाती है, बहुत ज़्यादा क्रैम्पिंग होती है, पेट में, पेल्विक एरिया में आपके बहुत दर्द होगी, ब्लीडिंग हैवी होने लग जाती है। इसके कारण इनफर्टिलिटी भी हो जाती है, लोग आगे बच्चे पैदा नहीं कर पाते। सेक्स के टाइम भी काफ़ी पेन होती है, ओवल्यूशन के टाइम पे काफ़ी पेन होती है महिलाओं को, अगर यूरिनेट करने जा रहे हैं उसमें पेन होगी, बॉल मूवमेंट में पेन होगी, बहुत ज़्यादा थकावट फील होगी। अगर 2 पीरियड्स के बीच में ऑलमोस्ट 28 डेज का आपका डिफरेंस होता है, 28 टू 32 डेज नॉर्मली है ऑन एन एवरेज अगर बात करें, तो इस ब्लीडिंग के बीच में भी अलग से ब्लीडिंग, जिसको हम स्पॉटिंग कहते हैं, वो होना शुरू हो जाएगा। डाइजेस्टिव दिक्कतें हो सकती हैं। पीरियड्स यूजुअली किसी के 3 से 7 दिन तक चलते हैं, तो कई बार 7+ डेज तक आपकी हैवी ब्लीडिंग होती रहती है। ओवरी में सिस्ट पाए जाएंगे। तो ये कॉमन सिम्टम्स हैं एंडोमेट्रियोसिस के। तो अलग अलग स्टेजेस हैं कि किस स्टेज पे किसी को एंडोमेट्रियोसिस है, मिनिमल स्टेज, माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर। सो ट्रीटमेंट या तो बर्थ कंट्रोल पिल्स इसके लिए दी जाती हैं या सर्जरी करनी पड़ती है। स्टेज 1 में आप देखेंगे, मिनिमल स्टेज जिसको कहा गया है, बहुत कम ग्रोथ नजर आएगी। स्टेज 2 में देखिए ग्रोथ थोड़ा इंक्रीज हो गया है, अलग अलग जगह पे हो रहा है। स्टेज 3 में आप देखेंगे फिर से ग्रोथ इज इंक्रीजिंग, और यहाँ पे बहुत फैला हुआ ग्रोथ आपको हर जगह नजर आएगा। और ऐसे ये देखिए धागे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स भी बन जाते हैं। तो ये सिवियर स्टेज जो है वो हो जाती है। अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स और मिथ्स भी हैं। हिस्टेरेक्टमी क्या होता है? रिमूवल ऑफ यूट्रस। ओके, तो कई बार बोला जाता है कि हिस्टेरेक्टमी करनी पड़ेगी या चाइल्ड बर्थ ही इसका क्योर है, और अगर कोई स्कूल या काम मिस कर रहा है तो नॉर्मल है। और लेवल ऑफ पेन से आप डिसाइड नहीं कर पाते कि किस लेवल का एंडोमेट्रियोसिस है।
अब देखिए इसका कोई हल नहीं है, कोई क्योर नहीं है, बट डॉक्टर्स इससे होने वाले सिम्टम्स को कम करने की कोशिश करते हैं। अब नॉर्मल नहीं, आपको किसी को भी इस तरह से जो मैंने सिम्टम्स बताए दिक्कतें हो रही हैं तो डॉक्टर को ज़रूर विजिट करना चाहिए। और पेन से हम नहीं पता लगा सकते कि डिजीज़ कितनी सीवियर हो चुकी है। अब दूसरी बात कि एंडोमेट्रियोसिस को डायग्नोज करना इतना हार्ड क्यों है, क्योंकि इसके बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो अलग अलग चीज़ों के हो सकते हैं। अगर पेन, मेंस्ट्रुएशन, यूरिनेशन, सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम हो रही है तो ये और भी रीजंस की वजह से हो सकती है। सो समटाइम्स इट इज़ हार्ड टू डायग्नोज। और कोई भी रिलायबल नॉन इन्वेसिव डायग्नोस्टिक टूल हमारे पास नहीं था। नॉन इन्वेसिव यानी ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, इससे हम ये नहीं पता लगा सकते। इनफैक्ट अल्ट्रासाउंड में भी एक्यूरेटली हमको नहीं मालूम चल पाता है कि एंडोमेट्रियोसिस किस स्टेज पे पहुंच चुका है या नहीं है। तो अभी तक भी नॉन इन्वेसिव डायग्नोस्टिक टूल हमारे पास नहीं है। तो अल्टीमेटली एक लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करके ही हमको डायग्नोसिस करना पड़ता है। चाहे लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, आपको बहुत बड़ा कट नहीं लगाया जाएगा। अगर किसी को डर है कि उसको एंडोमेट्रियोसिस है, बहुत ज़्यादा उसकी बॉडी में बड़ा कट नहीं लगेगा, बट स्टिल कट इज़ अ कट, सर्जरी इज़ अ सर्जरी। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करके इसका डायग्नोसिस किया जाता है। नाउ फास्टर एंड नॉन इन्वेसिव एंडोमेट्रियोसिस टेस्ट आर फाइनली इन द होराइजन। तो अब हमको ये मेजर डेवलपमेंट होते हुए नजर आ रही है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम कि क्या हो रहा है इसमें। तो ब्लड टेस्ट डॉट लैब करके है, उन्होंने देखा कि ब्लड टेस्ट से हम ये पता लगा सकते हैं। इन ब्लड टेस्ट में माइक्रो आरएनएस को स्टडी किया जाता है। ये वो माइक्रो आरएनएस हैं जो एक्सप्रेस नहीं करते बल्कि अदरवाइज जीन एक्सप्रेशन या आरएनए एक्सप्रेशन में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे बहुत से लोगों पे क्लिनिकल ट्रायल्स किए गए, लोगों पे स्टडी की गई, जिन लोगों को एंडोमेट्रियोसिस है, जिनको नहीं है, कि क्या उनके माइक्रो एमआरएनएस को मार्कर की तरह यूज़ करके हम पता लगा सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लैब के लोगों ने एक एल्गोरिदम जनरेट करने की कोशिश की है, एक्सप्रेशन वैल्यूज़ देखने की कोशिश की है माइक्रो आरएनएस के, कि वो प्रिडिक्ट कर पाएँ कि एंडोमेट्रियोसिस है या नहीं है। ओके, सो दिस इज अ नॉन इन्वेसिव मेथड। इसमें सर्जरी करने की जरूरत नहीं पड़ रही, नॉर्मल आपको ब्लड टेस्ट लेना है। तो इस टेस्ट पे माइक्रो आरएनए पे डिपेंड कर रहे हैं। माइक्रो आरएनए क्या होते हैं, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है साइंस एंड टेक में। ये स्मॉल नॉन कोडिंग रीजन्स हैं आरएनए सेगमेंट के। तो जो आपका आरएनए होता है, ओके, सिंगल स्ट्रैंड, उसका नॉन कोडिंग, जो प्रोटीन के लिए कोड नहीं कर रहा, नॉन कोडिंग आरएनए सेगमेंट जो जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है, उसको यहाँ पे उस पे स्टडी की जाती है, उसके एक्सप्रेशन को देखा जाता है कि वेदर, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस जिन लोगों में है ये माइक्रो आरएनएस अलग तरीके से एक्सप्रेस होते हैं, और जो लोग नहीं है जिनको एंडोमेट्रियोसिस, उनमें अलग तरीके से एक्सप्रेस होते हैं। सो रिसर्चर्स अपने यूनिक एक्सप्रेशन पैटर्न्स का एक एल्गोरिदम बना रहे हैं ताकि वो इस डिजीज के साइन को माइक्रो आरएनएस के थ्रू पकड़ पाएं। सलाइवा और ब्लड दोनों से ये डायग्नोस्टिक बायोमार्कर डेवलप करने की कोशिश पूरी की जा रही है। सो अब क्या ये जो टेस्ट मैंने आपको बताया अवेलेबल है, देखिए थोड़ा सा वक्त और लगेगा बिकॉज डॉट लैब चाहती है और भी लोग वॉलेंट्री इसमें आए, ट्रायल्स दें। 2024 तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है दीज ट्रायल्स विल बी कंप्लीटेड। और यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हैजंट येट अप्रूव द टेस्ट, इन्होंने अभी तक इस टेस्ट को अप्रूव नहीं किया है, बट जैसे क्लिनिकल ट्रायल्स पूरे होंगे तो ये बहुत बड़ी मेजर डेवलपमेंट हमारे सामने आएगी। बिकॉज आई टोल्ड यू 10 में से 1 महिला को ये बीमारी है, ये प्रॉब्लम है। तो रिसर्चर्स ने ये भी नोट किया है कि सपोज किसी माइक्रो आरएनए का एक्सप्रेशन आ रहा है एंडोमेट्रियोसिस वाला, बट टू मेक श्योर कि वो एंडोमेट्रियोसिस की वजह से ही वो माइक्रो आरएनए का एक्सप्रेशन है, किसी और बीमारी की वजह से तो नहीं है। तो ये सब चीज़ें इन टेस्ट में ध्यान में रखी जाती हैं। इसको हम बोलते हैं टेस्ट का सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी। अब ये दोनों टर्म्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। व्हाट इज टेस्ट का सेंसिटिविटी और व्हाट इज स्पेसिफिसिटी, इंपॉर्टेंस दोनों की है। यहाँ पे सेंसिटिविटी 83% देखी गई है इस टेस्ट की, और स्पेसिफिसिटी 96% देखी गई है। सेंसिटिविटी का मतलब है कि टेस्ट जो कर रहे हैं डायग्नोज करने के लिए, उसमें कितनी क्षमता है कि वो करेक्टली आइडेंटिफाई करेगा कि ये बीमारी माइक्रो आरएनए का जो एक्सप्रेशन है ये एंडोमेट्रियोसिस से जुड़ी हुई है, ये ट्रू पॉजिटिव रिजल्ट्स हमको दे। स्पेसिफिसिटी का मतलब है कि टेस्ट का ये एबिलिटी, ये कहना कि अगर एबनॉर्मल माइक्रो आरएनए एक्सप्रेशन आ रहा है तो वो एंडोमेट्रियोसिस की वजह से है, किसी और कंडीशन की वजह से नहीं है। तो ये उसका मतलब फॉल्स
फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स ना आए, टेस्ट का एबिलिटी टू अवॉइड द फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स। तो दोनों टर्म्स आपको मालूम होनी चाहिए कि सेंसिटिव कब हम बोल रहे हैं टेस्ट को और स्पेसिफिक कब बोल रहे हैं। सो बेनिफिट्स क्या होंगे इस टेस्ट के, क्लिनिकल इम्प्लीकेशंस, एक तो डायग्नोसिस जल्दी हो जाएगा, हमको बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, डिजीज़ के प्रोग्रेस को हम रोक पाएंगे, जो पेशेंट्स को डिस्कम्फर्ट हो रहा है उसको कम कर पाएंगे, सर्जिकल रिस्क कम हो जाएगा। सो यस, और इससे और भी स्टडी हो पाएगी, डिफरेंट पाथवेज पढ़ पाएंगे कि ये किस वजह से हो रहा है, ये जो कॉम्प्लेक्स बायोलॉजी है उसको थोड़ा सा हम अनवाइंड कर पाएंगे अगर ये टेस्ट आपका सक्सेसफुल रहता है। बाकी आप अपनी यूपीएससी की तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं। द कोड इज़ वीरो यूपीएससी फॉर एनी डिस्काउंट। राइट नाउ द 20% डिस्काउंट इज गोइंग ऑन, तो वीरो यूपीएससी पे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। आप फ्लैट 20% अनलॉक कर सकते हैं विद माय कोड वीरो यूपीएससी, एंड स्पेशल क्लासेस ले सकते हैं फ्री में। एजुकेटर्स आपको दे रहे हैं आरएम बैच, यूपीएससी सीएससी का शुरू हो रहा है 13 अप्रैल से आप ज्वाइन कर सकते हैं। 0% ईएमआई है। तो 0% ईएमआई का मतलब कि आपको खुद के पॉकेट से इंटरेस्ट नहीं देना पड़ रहा, तो उसकी कंडीशंस हैं, आप कनेक्ट कर सकते हैं मेरे से। बाकी ऑफलाइन प्रोग्राम भी चल रहा है, वहाँ पे भी आप पढ़ सकते हैं। ऑप्शनल क्लासेस भी आपकी ऑफलाइन में चल रही हैं। सेम कोड वीरो यूपीएससी यू कैन यूज एंड टेक एडमिशंस। थैंक यू सो मच।